हाउस इफेक्ट या ग्रीन हाउस प्रभाव। इस इफेक्ट के बारे में बताने से पहले ये जो मैंने डायग्राम बनाया हूँ उसमें ग्रीन टी को भी रखा हूँ पौधे को समझाने के लिए। आप देख रहे हैं यहाँ ऊपर एक सूर्य बना हुआ है। आप सभी जानते हैं कि पृथ्वी को या हम सबको जो एनर्जी है या सूर्य का प्रकाश सूर्य से मिलता है, ठीक है। तो ये जो सूर्य दिखाई दे रहा है इस सूर्य से पृथ्वी तक लघु तरंगे आ रही है। मतलब पृथ्वी का जो सूर्य था, जो सन है, सूरज है, उसका सूर्य था लघु तरंग के माध्यम से, वेरी लघु गुड। तरंगे के माध्यम से पृथ्वी तक आ रहा है, पृथ्वी की सतह से सतह तक आ रहा है। और ये जो सोलर तरंगे, ये जो सोलर तरंगे आ रही है इनको सोलर इंसुलेशन कहेंगे, वेरी गुड। इन्हें सोलर इंसुलेशन कहेंगे। अब ये लघु रूप में आ रहा है। अब इसका वायुमंडल का क्षेत्र जो है, पृथ्वी के आसपास का जो क्षेत्र है, वायुमंडल का क्षेत्र है, इसमें ये इसको आसानी से आने देता है पृथ्वी तक, लेकिन इसे रोकता नहीं। ये आता है, इसकी सतह से टकराता है और इसके बाद यही एक तरंगे निकलती हैं इससे टकराने के पश्चात, जो दीर्घ तरंगे वे या परिवर्तित हो पार्थिव जाते तरंगे कहलाती हैं और इसे टेरेस्ट्रियल रेडिएशन कहा जाता है। ये जो तरंगे यहाँ से निकल रही है, रिटर्न जा रही है, वापस जा रही है, उसे ट्रेडिशनल टेरेस्ट्रियल। टेरेस्ट्रियल रेडिएशन कहा जाता है। वेरी गुड। और ये टेरेस्ट्रियल रेडिएशन दीर्घ तरंगे जब यहाँ से निकलती है वायुमंडल में, इस पृथ्वी के वायुमंडल के क्षेत्र में कुछ गैसें उपस्थित रहती है, जिन गैसों को ग्रीन हाउस गैसेस कहा जाता है। हाँ। और इन ग्रीन हाउस गैसेस में मुख्य रूप से जैसे CO2, CH4, N2O और HFC, ये सब गैसें, अन्य एच गैसें एफ सी लगभग जो है, एच एफ सी का फुल फॉर्म क्या है? हाइड्रोफ्लोरोक्लोरो। नहीं, दैट इज सी एफ सी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। हाँ, एच एफ सी कुछ नहीं होता है। चलो कोई बात नहीं, आगे। हाँ, हाँ। तो हाँ। इन वायुमंडल क्षेत्र में कुछ गैसें मौजूद होती है जिन गैसों को ग्रीन हाउस गैसेस कहा जाता है। और ये ग्रीन हाउस गैसेस लगभग बताया गया है कि वायुमंडल क्षेत्र में लगभग 61 ग्रीन हाउस गैसेस मौजूद हैं और वो इस ग्रीन हाउस प्रभाव को दर्शा इन ग्रीन हाउस प्रभाव में मुख्य भूमिका निभाते हैं ये गैसेस। हाँ। तो अब मैडम ये मैम ये कांच का घर बना हुआ है। हाँ। ये कांच का घर, पहले इसके बारे में बता देता हूँ और ये कहाँ यूज किया जाता है। ये एक कांच का घर है या हाँ। कांच का बॉक्स ग्लास हाउस है। हाँ। जिसमें से सन सूर्य की विकिरण कांच के अंदर प्रवेश करती है। लेकिन यहाँ पर वायु जो गैसेस हो, गैसों का कोई अंदर भाग नहीं होता या किसी प्रकार की गैस अंदर, एक बंद बॉक्स रहता है, बंद डिब्बा कहा जाए इसे, बंद डिब्बा रहता है, इसके अंदर कोई गैसेस मौजूद नहीं रहती। यहाँ से सूर्य का ताप या सूर्य की तरंगे हाँ। अंदर प्रवेश तो करेगी, हाँ। लेकिन इससे जो एनर्जी यहाँ जो आई है, ये सूर्य ताप से जो एनर्जी आ रही है वह एनर्जी यही विद्यमान रहेगी इस बंद बॉक्स में, क्योंकि यहाँ किसी प्रकार की, जैसे यहाँ वायुमंडल में गैसेस मौजूद थी, हाँ। ग्रीन हाउस, हाँ। यहाँ कोई गैस मौजूद नहीं है। ओके। और इस कांच के बॉक्स या इस कांच के हाउस का हाँ। जो उपयोग किया जाता है हाँ। खेती के लिए ठंडे प्रदेशों में, जैसे आप ये ग्लोब मान लीजिए, हमारा ये ग्लोब बना हुआ है, हाँ। इसमें नॉर्थ उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, आप सभी जानते हैं कि पृथ्वी में हाँ। 2 ध्रुव मौजूद रहते हैं और ये हाँ। बीच का भाग जो रहता है विषुवत रेखा वाला रहता है। तो ऊपर का भाग ये नॉर्थ का हो गया, नॉर्थ, और नीचे का भाग साउथ का हो गया। हाँ। तो ये जो ऊपर का नॉर्थ उत्तरी ध्रुव और नीचे का जो साउथ, अच्छा, उत्तरी ध्रुव जो है, ओके, उत्तरी ध्रुव की खोज किसने करी थी? उत्तरी ध्रुव का जो सबसे ठंडा प्रदेश होता है उसका नाम क्या है? नहीं नहीं, सॉरी सॉरी, वो तो द्वीप हो गया। आर्कटिक होगा, और साउथ में अंटार्कटिका। अच्छा अच्छा, ठीक है। हाँ, आर्कटिक हो गया यहाँ। नॉर्थ पोल की खोज करी थी रॉबर्ट पियरी ने और साउथ पोल की खोज करी थी एमंडसन ने। ठीक है, आगे। तो इन कांच के बॉक्स या इन कांच के हाउस का प्रयोग खेती के लिए हाँ। ठंडे प्रदेशों में किया जाता है, हाँ। क्योंकि हम जानते हैं कि जैसे ग्रीन टी से ले लें आप,
एक प्लांट को अपना भोजन बनाने के लिए सूर्य ताप की आवश्यकता होती है, या सूर्य विकिरण, सूर्य तरंग, या सूर्य की एनर्जी की आवश्यकता होती है, जिनकी उपस्थिति में इसकी उपस्थिति में जैसे हवा, नमी हो गई, मिट्टी हो गई, और कुछ उपजाऊ पदार्थ या खाद्य पदार्थ, इनकी उपस्थिति में ट्री भोजन बनाने का कार्य करता है। और भोजन बनाने के पश्चात, भोजन बनाने के दरमियान, या जैसे फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हुए ये O2 ग्रहण करता है, सॉरी CO2 ग्रहण करता है, CO2 को, वातावरण में उपस्थित CO2 को ग्रहण करता है और O2 को रिलीज करता है, छोड़ता है। और हम सभी जानते हैं कि मनुष्य जाति के लिए O2 ऑक्सीजन गैस बहुत ही महत्वपूर्ण है। मनुष्य O2 गैस को ग्रहण करता है और CO2 को वातावरण में छोड़ता है। अच्छा, एक क्वेश्चन है, हमारे इंडिया में सबसे पहली सूरज की किरण कहाँ, किस प्रदेश में पहुँचती है? मतलब जो सूरज के एकदम निकट हो, जहाँ पे जैसे सूरज की जो किरणें हैं वो भी पृथ्वी पे आने में एक निश्चित समय लेती हैं, तो उस हिसाब से इंडिया में सबसे पहले कहाँ पे पहुँचती है? अरुणाचल प्रदेश। सूरज को हम एक और नाम से क्या जानते हैं? अरुण, इसीलिए अरुण का आंचल अरुणाचल प्रदेश है। ठीक है, हाँ हाँ। मैम इसमें अब ये दोनों से समझा रहा हूँ मैं कुछ। ग्लोबल वार्मिंग, हाँ, ग्लोबल वार्मिंग के बारे में बात करेंगे। हम आजकल देख रहे हैं, हमारी आज की परिस्थिति में, वर्तमान परिस्थिति में CO2 की मात्रा अत्यधिक बढ़ते जा रही है, जिसका एक कारण है कि एक पॉपुलेशन ले ले हम, कि पॉपुलेशन बढ़ रही है तो उनकी मांग बढ़ रही है, और उनकी मांग बढ़ने के साथ वो उनका दायरा बढ़ते जा रहा है, और साथ ही साथ शहर का भी विकास, या शहर का दायरा, उनका क्षेत्रफल बढ़ते जा रहा है, जिसके कारण वो फॉरेस्ट, जंगल की कटाई कर रहे हैं, पेड़ पौधों की कटाई कर रहे हैं, और वो जगह खाली होते जा रही है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। ये जो आप साइड में लिख के आए हो, ये ग्रीन हाउस गैसेस है, ग्रीन हाउस गैसेस हैं। इसमें जो आपने SF6 लिखा है, SF6 का फुल फॉर्म क्या है? मैडम सल्फर हेक्साफ्लोराइड, फ्लोराइड है ना? तो सल्फर हेक्सा फ्लोराइड का जो संरचना होती है उसका आकार कैसा होता है? अष्टफल की होता है ना? और चलो आगे आप जो एक्सप्लेन करना चाहो इसको 2 मिनट में कंक्लूड कर दो। जैसे मैम ये हाँ, जैसे एक मान लीजिए, एक उदाहरण लेते हैं हम लोग। एक स्थान में ट्री और बहुत सारे पेड़ पौधे लगे हुए हैं। अब कुछ वैज्ञानिक खोज या कुछ खोज के बाद पता चला कि उस जमीन लेवल के नीचे कोयले का भंडार भरा पड़ा है। और उस कोयले के भंडार को निकालने के लिए उन्होंने उस प्लांट की कटाई की, उन पेड़ पौधों की कटाई की, और वहां से कोयला प्राप्त किया। उस कोयले को उन्होंने ईंधन के रूप में प्राप्त किया, औद्योगिक रूप से या अन्य लाभ लेने के लिए। और जो पेड़ पौधे कटे हैं उनको भी उन्होंने जलाया, जिसके कारण एटमॉस्फेयर में या वायुमंडल में CO2 गैस छोड़ी गई या विद्यमान, जिसके कारण ये CO2 की मात्रा बढ़ गई। हम जानते हैं कि प्रकृति ने, नेचर ने पहले से व्यवस्था बना के रखी है कि जैसे ये सूर्य का प्रकाश यहाँ आ रहा था पृथ्वी में, सूर्य का प्रकाश, सूर्य की विकिरण, और यहाँ के तापमान को हम सभी जानते हैं कि ना हम ज्यादा ठंडी बर्दाश्त कर सकते हैं, बहुत ज्यादा ठंडी, मॉडरेट टेम्परेचर चाहिए, वार्म या गर्म वातावरण में हम लोग नहीं रह सकते। मिनिमम मैक्सिमम क्या है, 50 अंश सेल्सियस के भीतर या अंदर हम लोग रह सकते हैं। और 50 अंश सेल्सियस के ऊपर जब यदि तापमान जा रहा है, फिर भी मॉडरेट टेम्परेचर जो होता है हमारा 23 डिग्री सेल्सियस होता है, और मैक्सिमम उसको 32 मान सकते हो, है ना? तो इस पृथ्वी की सतह का तापमान बनाने के लिए ये गैसें यहाँ मौजूद रहती पहले से, जैसे नेचर ने हमें बताया। जैसे एक क्वेश्चन है, आपने कहा ये जो अपन ग्लास का घर बना रहे हैं, है ना, तो बाहरी एटमॉस्फेयर जो था उसमें नाइट्रोजन भी प्रेजेंट थी, ऑक्सीजन भी प्रेजेंट थी, है ना, गैसेस की प्रेजेंस थी। तो नाइट्रोजन ऐसा कहा जाता है कि ठंडी गैस होती है, तो
वो जो सूरज की जो गर्मी आ रही है वो जो नाइट्रोजन है वो क्या कर देगा, उसको न्यूट्रलाइज कर देगा आई थिंक। तो इसीलिए कांच का घर बनाया गया है ताकि जो सन रेज आ रही हैं जिसकी हीट है तो ठंडे प्रदेशों में वो प्लांट्स के लिए यूज़फुल हो सकें। इज़ इट राइट और रॉन्ग? ये सही है या गलत जो मैंने आपको बोला है? ऐसा ही है जो मैंने कहा, ऐसे ही है? मैडम ने जो कहा मतलब उसी टाइप का आपने वहाँ पे बनाया है। वो यही है ना कि कांच का घर बनाने का उद्देश्य क्या था कि जो सन की रेज है, हाँ सन की रेस आ रही थी, हाँ किरणें आ रही थी, हाँ उनको एब्जॉर्ब करके हाँ, उनसे उनका बाहरी एनवायरनमेंट से कोई रिलेशन नहीं, सिर्फ सन की रेज ही प्लांट्स तक पहुँचे है ना, यूवी रेज ही पहुँचे। जी